पटनायक जी की पुस्तक भारत शूद्रों का होगा कि पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे प्रबल आर्थिक राष्ट्रवाद का समाधान इसके ऊपर, जहां किशन पटनायक जी साफ तौर पर लिखते हैं कि पहले भारतीय होने पर गर्व हुआ करता था, अब जो है हिंदू होने पर गर्व होता है और यही जो है संघ परिवार की राजनीति की स्पेशलिटी है। उनके लिए हिंदू राष्ट्र ही सर्वोपरि है। हिंदू धर्म या उससे जुड़े कोई भी मूर्ति या प्रतीक उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, यहाँ तक कि राम भी नहीं। वे इसको सिर्फ एक राजनीति की रीढ़ की हड्डी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत छोटा सा अंश है उनके हिंदुत्व के अम्ब्रेला का। और जहां दूसरे जो राजनीतिक दल है उनकी राजनीति का आधार आर्थिक और सामाजिक होता है, वहीं संघ परिवार की राजनीति का आधार विशुद्ध रूप से सांप्रदायिकतावादी होता है। यहाँ पर मैंने हरिशंकर परसाई जी के एक लेख का जिक्र किया था पिछले एपिसोड में, उसका नाम मैं नहीं बता पाई थी, अब आप नोट डाउन कर लीजिए। लेख का नाम है भारतीय गणतंत्र, आशंकाएं और आशाएं, और पुस्तक का नाम है आवारा भीड़ के खतरे, जिसका पूरा पाठन अंबेडकर नामक मंच से पहले हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में उसे चेक कर सकते हैं और लेख का नाम पढ़कर वीडियो भी सुन सकते हैं। उसके बाद वे चर्चा करते हैं कि राष्ट्र को हिंदू समाज से जोड़कर हिंदू राष्ट्र बनाना ही इनका सपना है। उसके बाद हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से G20 समिट का जो नारा है वो वासुधैव कुटुंबकम का दिया गया था और वहां पर किस तरीके से ये जो आर्थिक नीतियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई हैं और डिस्कस की गई हैं। यहाँ पर आम जनता की कहीं कोई भागीदारी नहीं है। वहीं पर एक कमेंट है पिछले वीडियो में जिसमें कहा गया है कि उनके गुजराती दलित मित्र बहुत सारे हैं और ये अडानी अंबानी के और रिलायंस वगैरह के कंपनी में बहुत बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट पर है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि SC ST OBC के कंधों पर चढ़कर ही हिंदू राष्ट्र आने वाला है। हैरानी तब होनी चाहिए जब विपरीत परिस्थितियों में भी लोग जो हैं अपनी आवाज बुलंद रखें, और अंबेडकर नामा वही काम कर रहा है। तो यहाँ तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी, अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। राष्ट्र की अवधारणा बहुत पुरानी है, देश के साथ साथ इसकी एक भावना पैदा हुई है, लेकिन एक खास अर्थ में ये यूरोपीय इतिहास की देन है और भारतीय संदर्भों में ये पूरी तरीके से अंग्रेजों की देन है। राष्ट्र और राज्य की एक ही भौगोलिक परिधि होगी, इस अर्थ में राष्ट्र और राष्ट्रवाद का एक आधुनिक अर्थात यूरोपीय अवधारणा है। एक राष्ट्र का एक राज्य हो, एक राज्य में एक राष्ट्र होगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक ये सिद्धांत यूरोप में जम चुका था और दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रसारित हो रहा था। उसके पहले के 500 साल या उससे भी अधिक समय का यूरोपीय इतिहास आपसी युद्ध, आक्रमण और बाहरी हस्तक्षेप का लंबा सिलसिला रहा है। बिल्कुल छोटे छोटे राज्यों में ये बटे हुए थे और जो आपस में लड़ते रहते थे। इनमें सबसे बड़ा जो राज्य था वो रोम राज्य ही था और उसका जो वर्चस्व है वो बहुत ज्यादा था। एक और धार्मिक केंद्र विद इन ब्रैकेट रोम का हस्तक्षेप, दूसरी तरफ पड़ोसी देशों का आक्रमण, इन दो प्रकार के हमले से लड़ने के लिए यूरोपीय राजनीति में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रीय भावना को जनमानस में दृढ़ता के साथ काव्य और दर्शन के माध्यम से एक मूल के रूप में इसको महिमा मंडित किया गया। विख्यात जर्मन दार्शनिक हेगेल ने राष्ट्र को एक आध्यात्मिक इकाई का दर्जा दिया। अगर यूरोपीय देशों में धार्मिक हस्तक्षेप और परस्पर युद्ध के कारण राष्ट्रवाद विकसित हुआ है, तो उसके बाद के समय में यूरोप के साम्राज्यवादी हमले से आत्मरक्षा के उद्देश्य से गैर यूरोपीय जन समूह के अंदर राष्ट्रवाद का विकास हुआ है, जो एक स्वाभाविक परिणाम था। तो यहाँ तो अलग अलग कारणों से जितने भी साम्राज्यवादी देश थे जिन्होंने दूसरों पर शासन किया, उनके राष्ट्रवाद में, और जो औपनिवेशिक देश थे जिसमें भारत भी एक था, हमारे राष्ट्रवाद में जमीन आसमान का अंतर है। उनका राष्ट्रवाद जो है वो अलग तरीके से पनपा है। धर्म से ऊपर वे अपने राष्ट्र को, अपनी राष्ट्रीयता को रखते हैं, जबकि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी धार्मिक कट्टरता को सबसे ऊपर रखता है। तो यहाँ के राष्ट्रवाद में और वहां के राष्ट्रवाद में जमीन आसमान का फर्क है। वजह यह कि एशिया अफ्रीका के जन समूह के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में यूरोप का हस्तक्षेप हुआ है और बढ़ता गया। अपने धर्म, संस्कृति और आर्थिक सुरक्षा को स्वायत्त रखने के लिए राजनीतिक स्तर पर अपनी अस्मिता को जागृत करना और परिभाषित करना आवश्यक हो गया।
आधुनिक सभ्यता के जिस आर्थिक विकास पद्धति को अपनाया है उसके चलते कोई भी जनसमूह बाहरी आक्रमण और हस्तक्षेप से सुरक्षित नहीं हो सकता है। इस विकास प्रणाली में अपने जनसमूह को समृद्ध बनाए रखने के लिए कुछ अन्य जनसमूह को राजनीतिक और आर्थिक रूप से निरंतर पिछड़ा बनाए रखना आवश्यक है, ताकि उनका बाजार, कच्चा माल और सस्ता श्रम अपने को उपलब्ध होता रहे। तो इस बात में काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन जब हमने कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया का पाठन किया था तो उसमें कैथरीन मेयो इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, जो मुझे सही लगता है। यहाँ के कच्चे माल का इस्तेमाल अंग्रेजों ने बेशक किया, लेकिन उन सब की खपत जो है वो यहाँ इतने बड़े देश को डेवलप करने में ही खर्च हो गई। उनकी ज्यादा शक्ति, इंग्लैंड तो बहुत थोड़े से रिसोर्सेज में डेवलप किया जा सकता था, लेकिन भारत जैसे विशाल देश को डेवलप करने में अंग्रेजों का पसीना छूट गया था। इस दोहरी दुनिया में अपना कौन है और अन्य कौन है, इसका उत्तर देना पड़ता है। तो इसका उत्तर तो हमने कैथरीन मेयो की मदर इंडिया पढ़ते वक्त भी बार बार जिक्र किया था, किस तरीके से ब्राह्मणवाद यहाँ पर जो है वो व्यवस्था के साथ साठगांठ कर फ्लरिश होता रहा है। चाहे मुगलों का शासन हो, चाहे अंग्रेजों का शासन हो, चाहे किसी और का शासन हो, लेकिन ब्राह्मणवाद हमेशा फलता फूलता रहा है और सामाजिक आर्थिक तौर पर उसकी पकड़ जो है वो पहले से हमेशा मजबूत होती रही है। इसलिए औपनिवेशिक विकास पद्धति के इस युग में राष्ट्रवाद एक अपरिहार्य भावनात्मक मूल्य है। यही मुख्य राजनीतिक अस्मिता है। किस भौगोलिक सीमा पर हम अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का निरूपण करेंगे, यह सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। हम एक बड़ा राष्ट्र बनाना चाहेंगे तो ये बाहरी ताकतें उसको बनने नहीं देंगी। यूरोप की हमेशा कोशिश रही है कि गैर यूरोपीय जन समूह का कोई विशाल और मजबूत राष्ट्र न बन सके। समग्र अरब जन समूह का एक राष्ट्र, अफ्रीका के समूचे काले लोगों का एक राष्ट्र या अखंड हिंदुस्तान जैसी संभावनाओं को यूरोप ने सफलतापूर्वक रोका है और नष्ट किया है। इसलिए कोई नहीं कह सकता है कि गैर यूरोपीय राष्ट्रों का निर्माण बिल्कुल मनमाने ढंग से जरूरत से बड़े आकार में हो गया है। यूरोप के अधीनस्थ देशों में जितना राष्ट्र बने हैं उनका निर्माण घोर प्रतिकूल दबावों के बावजूद भी हुआ है। एक हद के बाद आवाज को दबाया नहीं जा सकता। यही यहाँ पर किशन पटनायक जी भी कह रहे हैं कि यूरोपीय देश, यानी कि आप इसको अंग्रेजों के उदाहरण से समझ लीजिए। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करी यहाँ पर आवाज को दबाने की। यहाँ के क्रांतिकारी शहीदों को जबरदस्ती गलत मुकदमों के तहत फंसाकर मार डाला गया। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी आवाज दबी नहीं। पूरे देश में जो है वो क्रांति की लहर दौड़ गई। इसलिए उनकी राष्ट्रीयता व्यवहारिक सीमाओं के अंदर निरूपित हुई है और प्रामाणिक है। जो कोई राष्ट्र जानबूझकर साम्राज्यवादी नहीं है, अगर वहां का राष्ट्रवाद भी संकीर्ण और आक्रामक रवैया प्रदर्शित करता है तो उसका असली कारण आधुनिक विकास पद्धति है। ये बहुत अहम बात यहाँ पर कह रहे हैं। अगर भारतीय राष्ट्र देश के आदिवासी जनसमूह को पिछड़ा रखना चाहता है तो इसका कारण राष्ट्रवाद नहीं, जिसका कारण है विकास पद्धति। तो एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं जो आज की सरकार में बिल्कुल फिट बैठती है। पूंजीवाद का सहयोग करके सभी संसाधनों पर जो यहाँ की ब्राह्मणवादी सत्ता है वो काबिज हो गई है। आदिवासियों को ये पिछड़ा ही रहने देना चाहती है, कोई विकास वहां तक पहुंचाना नहीं चाहती है, ताकि उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार ना हो, वो सोचने समझने की ताकत ही खो बैठें और उनका जल जंगल जमीन का दोहन ये लोग करते रहें अपने फायदे के लिए। इसमें एक बार फिर आपको बता दूं कि आदिवासियों की कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं होती इन संसाधनों के बंदरबांट में, ना ही उसका कोई लाभ जो है वो पहुंचता है उन तक। हाँ, प्रोडक्शन के नाम पर यदि आप देखें तो बड़े बड़े पूंजीपति जो है वो फ्लरिश हो जाते हैं, लेकिन आम जन फ्लरिश नहीं हो पाता है। अब आप ये कहेंगे कि वहां से संसाधन खोद कर निकालने में तो वो आदिवासी ही आगे रहते हैं। वो रोजी रोटी खाना उन्हें भी चाहिए, अपने बच्चों को उन्हें भी पालना है, तो उसे आप ये नहीं कह सकते कि उसमें उनकी हिस्सेदारी है। संसाधन को खोद कर निकालना एक अलग बात है और संसाधन को प्रोडक्शन में लगाना, उससे तरह तरह की चीजों का निर्माण करना और फ्लरिश होना, उस आर्थिक जो पैसा है जो आता है पूंजीपतियों के पास, उसका कितना भाग है जो वो
समाज के उत्थान में लगाते हैं या गरीबों के उत्थान में लगाते हैं, बात इस चीज की हो रही है, इसे हिस्सेदारी कहा जा रहा है। इस समस्या का समाधान अलगाववाद या विच्छिन्नतावाद नहीं है, मौजूदा विकास पद्धति को बदलना ही उसका स्थायी प्रतिकार है। विकास पद्धति को बदलने से राष्ट्रवाद की बहुत सारी रूढ़ियां खत्म हो जाएंगी। तो अपने आप को इस चीज से काट कर अलग कर देना जो है इसका हल नहीं निकाल सकता। इसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यदि आप बदलाव चाहते हैं तो आपको बदलाव का हिस्सा बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले बदलाव आ जाए तब आप उसका हिस्सा बनेंगे, नहीं। जब बदलाव की प्रोसेस चल रही हो तो सभी को उसमें सहयोग करना चाहिए बदलने के लिए। और यहाँ पर उन्होंने अच्छी बात बोली है कि विकास पद्धति को बदलने से राष्ट्रवाद की सारी रूढ़ियां खत्म हो जाएंगी। पूंजीपतियों का जो आधिपत्य है वो खत्म होना चाहिए, हर चीज को नेशनलाइज होना चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि देश जो है वो नेशनलाइज तरीके से तरक्की करे? ये कहा जा चुका है कि राष्ट्रवाद की प्रेरणा भले यूरोप से आई हो, लेकिन यूरोप की हमेशा ये कोशिश रही है कि एशिया अफ्रीका में राष्ट्रवाद पनप न पाए। ये कोशिश सिर्फ यूरोप की सरकारों तक सीमित नहीं है। यूरोप में बुद्धिजीवी, खासकर विश्वविद्यालयों से संबंधित बुद्धिजीवी का हमेशा ये रोक रहा है कि गैर यूरोपीय जन समूहों के लोग अपने आप को स्वतंत्र ज्ञान विकसित न कर सकें, विभिन्न क्षेत्रों में चल रही अपनी पारंपरिक प्रणालियों को संजीवित न करें, संवर्धित न करें। आश्चर्य की बात है कि कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों का भी यही रुख रहा है, बल्कि अधिक रहा है। तो यहाँ पर मैं अगेन डिसएग्री करती हूँ कृष्ण पटनायक जी से, क्योंकि कैथरीन मेयो की मदर इंडिया पढ़ते वक्त हमने जाना कि किस तरीके से लॉर्ड मैकाले ने यहाँ पर एक वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति को इंट्रोड्यूस किया जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव था। उन्होंने मतलब समाज के हर तबके के लिए स्कूलों के दरवाजे खोल दिए। वो अलग बात है कि निचले तबकों के बच्चों के साथ इतना जातिवाद होता था कि वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। भारतीय कम्युनिस्ट तो यहां तक बढ़ गए कि उन्होंने रण कौशल के स्तर पर भी राष्ट्रीय भावना को त्याग दिया। वियतनाम और चीन के कम्युनिस्ट और भारत के कम्युनिस्टों में बुनियादी अंतर यही है। अन्यथा कोई कारण नहीं कि चीन और वियतनाम की तरह भारत में भी कम्युनिस्टों को सफलता न मिलती। भारत में कम्युनिस्टों की वर्तमान विफलता के पीछे सोवियत विघटन का रत्ती भर भी कारण नहीं है। भारत के समाजवादियों की तुलना में कम्युनिस्ट अधिक संगठित और प्रभावशाली रहे हैं, लेकिन अराष्ट्रीय होने के कारण राष्ट्रीय समाज की समस्याओं का उन्हें ज्ञान नहीं हो पाया। समस्याओं के बारे में यही नीति अपनाने के बजाय वे वास्तविकता से दूर हटते चले गए। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की जाति का विनाश पुस्तक का जिक्र लाजमी हो जाता है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कम्युनिस्ट जो हैं वो मार्क्सवाद को जस का तस भारत में लागू करना चाहते हैं। मार्क्सवाद जस का तस भारत में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन है वो बहुत ज्यादा है, गैर बराबरी बहुत ज्यादा है, सामाजिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी, सांस्कृतिक और धार्मिक हर स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर भी। इसलिए यहाँ पर जो है मार्क्सवाद सफल नहीं हो पाएगा यदि उसमें कुछ फेरबदल न किए जाएं। और जबकि कम्युनिस्ट जो हैं वो चाहते थे कि आर्थिक संपन्नता ही जो है वो समाज में तरक्की का पैमाना होना चाहिए। यदि ऐसी बात थी तो फिर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी सम्मान मिलना चाहिए था नई संसद में मंदिर प्रवेश के समय में, जो नहीं मिला। इससे साबित होता है कि आर्थिक संपन्नता जो है वो यहाँ मायने नहीं रखती। यहाँ सबसे पहले सामाजिक उत्थान की बात होनी चाहिए। जाति का विनाश में थर्ड पॉइंट को मैंने इसी संदर्भों में इलेबोरेट किया था और डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसी संदर्भों में थर्ड पॉइंट को लिखा है। आप जाति का विनाश का पूरा पाठन हुआ है, उसे भी सुन सकते हैं। 1947 के बाद भारत में पूंजीवादी, बुद्धिवादी, उदारवादी बुद्धिजीवी और कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी, इन दो पूंजीपतियों के द्वारा शिक्षित समाज की वैचारिक समझ प्रभावित थी। समाजवादियों का प्रभाव नगण्य था। 1975 के बाद तक संघ परिवार का बौद्धिक प्रभाव उल्लेखनीय नहीं था। मतलब तब तक भी ये लोगों की मानसिकता को हाईजैक नहीं कर सके थे। भारत का उदारवादी अक्सर अराष्ट्रीय होता है, वह आचरण में ही अराष्ट्रीय होता है। सिद्धांत के तौर पर या लेख लिखकर वह राष्ट्रवाद का विरोध नहीं करता। राष्ट्रवाद के विरुद्ध सबसे लंबे निबंध मार्क्सवादियों ने ही लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रवाद का मतलब पड़ोसियों पर हमला करने वाला राष्ट्रवाद नहीं है। हालांकि ख्रुश्चेव की भारत यात्रा के बाद से अभी तक पाकिस्तान विरोधी बयान देने में, पाकिस्तान को भारत का एकमात्र दुश्मन के रूप में घोषित करने में कम्युनिस्ट पार्टियां
भाजपा से पीछे नहीं रही हैं, या कहिए कि किसी से पीछे रही हैं तो सिर्फ भाजपा के। मतलब संघ परिवार भाजपा जिस तरीके से पाकिस्तान को कट्टर दुश्मन बताता है, उसी तरीके से कम्युनिस्ट भी उनके पीछे पीछे लगे हुए हैं पाकिस्तान को हमारा कट्टर दुश्मन साबित करने में। कम्युनिस्टों की दृष्टि में शायद गांधी जी एक उग्र राष्ट्रवादी यानी कि शोविनिस्ट नेता थे, क्योंकि वे धर्म के आधार पर भारत के विभाजन के कट्टर विरोधी थे। ये बात बिल्कुल सही है कि वे धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगा दी, और फाइनली जो हुआ वो सबको मालूम है। ये सचमुच विडंबना है कि जब कम्युनिस्ट कहते हैं कि धर्म को राजनीति से बहिष्कृत करना होगा, यहाँ ये याद कर लिया जाए कि आजादी के आंदोलन में एक नाजुक समय में उनकी पार्टी ने धर्म को आधार मानकर पाकिस्तानी राष्ट्रीयता का समर्थन किया था। मतलब ये नहीं कि कम्युनिस्ट धर्मवादी हो गए थे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बारे में कम्युनिस्टों की समझदारी कभी भी नहीं बन पाई है। व्यंग्य कर रहे हैं। उनकी दिक्कत यह है कि जब वे गलतियां तो बहुत दिनों बाद स्वीकारते हैं तो स्वीकारना एक औपचारिक कार्य रह जाता है। गहराई में जाकर वे प्रायश्चित नहीं करते। प्रायश्चित न करने पर गलतियों का संस्कार मन में रह जाता है। 1942 की गलती को वे मान चुके हैं, फिर भी राष्ट्र संबंधी उनकी अवधारणा साफ नहीं हुई है। तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली में इस बात को कह रहे हैं कि कम्युनिस्टों में राष्ट्रीयता को लेकर कोई समझ है ही नहीं। आजादी के समय में पाकिस्तान का वे सपोर्ट करते थे कि धर्म के आधार पर यह राष्ट्र बन जाना चाहिए, और अपने देश में अलग उनका स्टैंड होता है। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद वे कहते हैं कि धर्म संबंधी उनकी अवधारणा गलत थी, लेकिन क्या वे धर्म संबंधी एक स्पष्ट धारणा बनाने जा रहे हैं? मनुष्य और संस्कृति के इन दो आधारभूत तत्वों धर्म और राष्ट्र के बारे में विचार शून्यता के कारण मस्जिद टूटने का सबसे बड़ा धक्का कम्युनिस्ट खेमे को ही लगा है। उनका खेमा बिल्कुल हिल गया है, वे ढकेल दिए गए हैं 1977 की पूर्व स्थिति में, जब वे ब्रेजनेव की सलाह मानकर कांग्रेस के ऊपर आश्रित हो गए थे। अपने बल पर सांप्रदायिकता की शक्तियों से लड़ना का आत्मविश्वास उनमें बिल्कुल नहीं है। न सिर्फ वे अंग्रेजी खेमे के सहयोगी होना चाहते हैं, वे तो समूचे गैर भाजपाई विपक्ष को कांग्रेस खेमे के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगले चुनाव में प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से जानबूझकर कांग्रेस को मदद करने की गंभीर गलती करने जा रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्टों की आलोचना का कतई ये मतलब नहीं है कि भारतीय समाजवादी उनसे बेहतर रहे हैं। तो कम्युनिस्टों और समाजवादियों दोनों की खामियों को वे यहाँ पर रख रहे हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर ये कहा जा सकता है कि समाजवादी आंदोलन की अपनी विचारधारा कभी नहीं बन पाई है। समाजवादी विचारों का एक हिस्सा पूंजीवादी उदारवादी विचार का अनुकरण है, तो दूसरा हिस्सा कम्युनिस्ट विचारों की छाया है। तो समाजवादियों पर भी लानत भेज रहे हैं कि कुछ हिस्सा ये कम्युनिस्टों से उठाते हैं और कुछ हिस्सा जो है ये लोग कैपिटलिस्टों से उठाते हैं सोच विचार करने का। एक मौलिक दर्शन के तहत इन दो हिस्सों को सृजनात्मक समन्वय डॉक्टर लोहिया के चिंतन और व्यक्तित्व में देखने को मिलता है, लेकिन उनके अनुयायियों की अयोग्यता के कारण इसकी धारावाहिकता और व्यापकता खत्म हो चुकी है। वर्तमान भारत के समाजवादियों ने लोहिया के कार्यक्रम को अलग अलग करके माना है, और यही आरोप जो है अम्बेडकर वादियों पर भी लगाया जा सकता है। वे बाबा साहब के विचारों को ना तो समझते हैं और ना ही टोटलिटी में संदर्भों के साथ उसकी व्याख्या करना वे जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जब भी कुछ कहते थे तब वे संदर्भों में कहते थे, बिना संदर्भ के ही खाली उनकी कही बात को ये लोग समझ जाते हैं, ले लेते हैं। वर्तमान भारत में समाजवादियों ने लोहिया के कार्यक्रम को अलग अलग करके माना है, लेकिन समाजवाद की ना कोई वैचारिक विचारधारा रह गई है, न समग्र आंदोलन दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद के संबंध में उनकी कोई स्पष्ट समझदारी नहीं है जो प्रचारित हो सके। इतना तो हर एक समाजवादी कह देगा कि धर्म के द्वारा राष्ट्रीयता को परिभाषित करना गलत है, लेकिन राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद किसी काम की चीज है या नहीं, इसके बारे में एक औसत समाजवादी कुछ भी नहीं बता पाएगा। कि धर्म को जो है वो राजनीति से अलग करके देखना चाहिए, राष्ट्रीयता से अलग करके देखना चाहिए, जैसे कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन क्या कभी इन लोगों ने एक्चुअल में राष्ट्र क्या होता है इसकी परिभाषा समझने की कोशिश की है? राष्ट्र के बारे में और खासकर राष्ट्रवाद के बारे में अभी भी बहुत सारे समाजवादियों की सोच कम्युनिस्टों जैसी है, मतलब कंफ्यूज्ड हैं ये लोग भी।
इसको आप राष्ट्रीयता कहिए, राष्ट्रवाद कहिए, अस्मिता कहिए या मिथक कहिए, बात एक ही है। अपने भौगोलिक इकाई को और इस मिथक के सहारे आप भावनात्मक इकाई का दर्जा नहीं देते हैं तो उसकी सीमाओं के अंदर रहने वाले जन समूह के समग्र विकास और सामूहिक उत्थान के लिए समर्पित होकर आप कार्य नहीं कर सकते हैं। मतलब ग्रास रूट लेवल पर भावनात्मक जुड़ाव भी होना चाहिए यदि आप बदलाव चाहते हैं तो। उस जन समूह के एक एक व्यक्ति से संबंध स्थापित करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है सिवाय इस भावनात्मक सूत्र के। और संघ परिवार ने अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरह किया है, पूरी तरीके से जीत कर सत्ता में आने से पहले। तो ये सब चीजें तो हमें उनसे सीखनी चाहिए कि किस तरीके से कलेक्टिवली काम करना चाहिए एकजुट होकर। अब इससे ये मत कह दीजिएगा कि मैं संघ में शामिल हो गई हूं। किसी की अच्छी चीज सीखना उसमें शामिल हो जाना नहीं होता। उस जनसमूह के एक एक व्यक्ति से संबंध स्थापित करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है सिवाय इस भावनात्मक सूत्र के। धर्म, संस्कृति, भाषा, राष्ट्र और गांव ये अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग भावनात्मक इकाइयां हैं। इन मिथकों की आवश्यकता सामान्य जन और बुद्धिजीवी दोनों के लिए समान मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिजीवी के लिए इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ खास बिंदुओं पर बुद्धिजीवियों के लिए अधिक जरूरत है। अगर इन मिथकों का नियंत्रण बुद्धिजीवी पर नहीं रहेगा तो वह मानव समाज के लिए विध्वंसक हो जाएगा, राष्ट्र के लिए विश्वासघात हो जाएगा, वह अपनी बुद्धि को भाड़े पर लगा देगा। तो बुद्धिजीवियों की जो इम्पोर्टेंस है उसको तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी जाति के विनाश में बताया है कि बुद्धिजीवी जो है वो समाज के एसेट्स होते हैं। इसीलिए बुद्धिजीवियों के कंधों पर भार जो है वो आम इंसान से ज्यादा होता है। यदि बुद्धिजीवी ईमानदार है तो वो समाज को एक सही डायरेक्शन दे सकता है, वरना तो भटकाने वाले चंदाखोर मुफ्तखोर बहुत सारे हैं। और यहाँ पर भंवर मेघवंशी जी की मैं एक कार सेवक था का जिक्र भी मैं करना चाहूंगी एपिसोड क्लोज करने से पहले। उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि संघ ने जो है हर इसमें जितनी भी इकाइयां दी हुई हैं उनको नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बना रखे हैं, जैसे डॉक्टर इंजीनियर्स के ग्रुप, समाजवादियों के ग्रुप, और जो कार्यकर्ता हैं उनके ग्रुप, चित्रकारों के ग्रुप, म्यूजिशियंस के ग्रुप, जिसमें वो अपनी विचारधारा जो है वो स्प्रेड करते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता यदि लोहे को भी धीरे धीरे ठोकते रहें तो लोहा भी जो है वो बदशक्ल हो जाता है, और वही SC ST OBC समाज के लोगों के विचारों के साथ हो रहा है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड में समाप्त करती हूँ। ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कितना समझ में आया ये भी जानना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हम जितनी मेहनत करते हैं यदि वो आपको समझ में नहीं आती है तो फिर ये जो एफर्ट्स हैं ये भी बेकार चले जाते हैं। चलिए इसी के साथ ये एपिसोड में समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।